हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 30 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम इनके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इनके आगे के क्वेश्चंस। तो आगे के क्वेश्चन हमारे पास 271 नंबर से 300 नंबर तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो पर कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 196। देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, मतलब जहां पर ग्रामीण लोग जो कि पैसा जमा करते हैं, मतलब ग्रामीण लोगों के लिए वह एक सबसे बड़ी बैंक होती है। तो कुल देश में कितने बैंक हैं? तो 196 बैंक हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम और गोवा, जो कि भारत के एक ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नरसिंह समिति के बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर तक बनाने की शपथ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब चार ढांचे तक बनाने के लिए नरसिंह समिति के बैंकिंग ढांचे की जो शपथ की गई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों के विलय करने की शपथ किसने की थी? तो मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि एक दूसरे से बैंक कनेक्ट होने की जो क्रिया है, यह शपथ किसने की थी? तो मतलब किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, खुशारो समिति द्वारा की गई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 275 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था के संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ऐसा कौन सा संस्था है जो भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता के लिए ही बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाबार्ड एक ऐसा जो है हमारा संस्था है जो भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं को समझने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 176 नंबर का क्वेश्चन। 176 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने % विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 49% जो है निजी क्षेत्र में जो बैंक हैं वहाँ से जो कि विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो IBA से क्या तात्पर्य है? IBA एक ऐसा शब्द है, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि IBA से तात्पर्य होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 278 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नई निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता होती है? तो कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीवन बीमा निगम में कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हित में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन सुरक्षा, जो कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कि बच्चों के हित में नहीं है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 280 नंबर का क्वेश्चन, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, RN महोत्ता समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो कौन RN मोहल्ला समिति एक ऐसी है जहां पर जो क्षेत्र के समिति के सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो वो कौन सी रिपोर्ट थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब बीमा क्षेत्र में जो है इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन? RN मोहल्ला एक समिति है जिसने बीमा क्षेत्र में जो है एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1988 ईस्वी को की गई थी।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 283 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बैंक को किस वर्ष एक अध्यादेश वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1992 ईस्वी में जो है भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बैंक को एक वर्ष अध्यादेश वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मदडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो मदडिया एवं तेजडिया जो शब्दावली है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है। मदडिया एवं तेजडिया शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 285 नंबर का क्वेश्चन है। 285 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? शेयर बाजार पर जो प्रभावशाली नियंत्रण है वो किसके द्वारा रखा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SEBI के द्वारा रखा जाता है, मतलब SBI के द्वारा रखा जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या की बात की गई है तो कितनी है? ऑप्शन बी 24 है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 287 नंबर का क्वेश्चन है। 287 नंबर का है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? तो टोक्यो स्थित जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्की, जो कि टोक्यो में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन का फलस्वरूप होता है, तो मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो किसके फलस्वरूप होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ये सभी, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी मतलब निर्यात व्यापार का प्रसार एवं आयात स्थानपति का प्रसार एवं आयात व्यापार का संकुचलन, इन तीनों के द्वारा जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है वो होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय विक्रय होता है, तो ये किस चीज़ के लिए क्रय विक्रय होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार जो होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब सरकारी बांडों का जो होता है वो खुला होता है भारतीय रिजर्व बैंक में, मतलब यहाँ पर कि क्रय विक्रय जो होता है सरकारी ब्रांडों का जो होता है वहाँ पर खुला होता है, यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो सस्ती मुद्रा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज में कम दर देना ही सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 291 नंबर का क्वेश्चन है, यदि धन को बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम तो वह स्थिति कब होती है? धन हमारे पास बहुत अधिक है, माल अथवा जो वस्तु है वो हमारे पास कम है, तो वो स्थिति कब आ जाती है, वो सिचुएशन कब क्रिएट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा स्फूर्ति के समय क्रिएट होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित कौन होता है? तो बैंक दर में जो परिवर्तन से प्रभावित कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ब्याज की जो बाजार दर होती है उसमें बैंक दर में परिवर्तन के लिए वजह से जो है ब्याज की बाजार दर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 293 नंबर का क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा को शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र जो देशांतर की प्रवृत्ति होती है उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म मुद्रा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गर्म मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विदेशी मुद्रा जो है वो शीघ्र ही देशांतर की प्रवृत्ति को धारण कर लेता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 294 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकार किसके लिए पास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए पास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब भारतीय स्टेट बैंक के लिए भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुष्की के रूप में स्थापित है? तो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक है वो किसके अंडर पर कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर पर कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?
तो जो सहभागिता नोट है वो किस निम्न में से किस चीज़ से संबंधित है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विदेशी स्थगित निवेश जो होता है उससे सहभागिता नोट संबंधित है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में 1 रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो जो भारत में 1 रुपये का बना था वो सिक्का किस वर्ष पहली बार बना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में जो भारत का 1 रुपये का जो सिक्का है वो अवमूल्यन मतलब वो चलाया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष का अनुपात में कमी हो जाती है तो इसके शाख का सृजन किस प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि के अंतर्गत आता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक में नकद कोष का अनुपात में कमी आती है तो मतलब यहाँ पर उसकी सृजन की जो होती है वो शाख सृजन की होती है, उसमें वृद्धि हो रही होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय जीवन बीमा LIC की जो निगम की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत सरकार द्वारा एक नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो जो भारत सरकार द्वारा एक नई खनिज नीति की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक नई खनिज नीति की घोषणा की गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।